हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। ये जो वीडियो है वो 11th क्लास के लिए है, यानी कि वो बच्चे जो 11th क्लास में और बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर है, दैट इज पब्लिक इंटरप्राइजेस। वो हम लोग काफी समय से चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम लोग पब्लिक इंटरप्राइजेस के तीन टाइप्स, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी के बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो ये वो कंपनीज होती हैं जिनका सेंटर यानी कि बिजनेस का जो एक्सपेंशन होता है बहुत सारे कंट्रीज में होता है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी का होता है। और आप डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत सारी कंपनीज आपके घर में ऐसी जुड़ी हुई हैं। आपके घर में बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज का है। जैसे आप जो मोबाइल यूज करते हैं वो सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में आती हैं, है ना। जैसे सैमसंग हो गया, एमआई हो गया, एप्पल हो गया, वन प्लस हो गया, मोटोरोला है। तो ये कंपनीज जो है अदर कंट्री की कंपनी है और इंडिया में आके बिजनेस कर रही है। और ना कि सिर्फ इंडिया में, और भी बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस कर रही है। जैसे कि बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, आपको पता होगा जैसा कि। मगर इस सैमसंग का जो वर्चस्व है, जो मार्केट कैप्चरिंग है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। बहुत सारे कंट्रीज में वो अपना बिजनेस सेटअप करके रखी। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप जानते हैं टाटा इंडस्ट्री, टाटा। तो टाटा का जो प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। महिंद्रा, आप महिंद्रा जानते हैं, ठीक है। महिंद्रा जो कार बनाती है ये भी आपका पूरे कंट्री में फैला हुआ है। लैंड रोवर, रैंग रोवर, जैगुआर, ये सब जो कंपनीज है टाटा कंपनीज को ओन करती है। हमारे रतन टाटा जी के अंदर में ये कंपनी है। लैंड रोवर, रैंग रोवर, जैगुआर, नाम तो सुने ही होंगे। तो ये भारतीय कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में इसका वर्चस्व है। तो बहुत सारी कंपनी, है ना, वैसी कंपनी जो जिनका बिजनेस अदर कंट्रीज में है ना, जिनका हेड क्वार्टर तो अपने होम कंट्री में है मगर उनका ब्रांचेस जो है बहुत सारे कंट्रीज में है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो देखिए, मल्टीनेशनल जो है वो दो वर्ड से बना है, मल्टी एंड नेशनल। नेशनल मतलब क्या होता है? नेशनल मतलब देश और मल्टी मतलब मेनी। तो वैसी कंपनी जो बहुत सारे कंट्री में अपना बिजनेस रन करती है उनको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल। जैसे हुंडई, ये जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, सिर्फ इंडिया में नहीं बहुत सारी कंट्रीज में इनका बिजनेस है। तो कह रहा है मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज मल्टी एंड नेशनल। मल्टी मीन्स मेनी एंड नेशनल मीन्स कंट्रीज और द नेशंस। So multinational means a company which operates in many countries, such as such a company has branches, factories, workshop in different countries, है ना। इन कंपनीज का ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में होता है, फैक्ट्रीज अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। यानी कि जिस भी कंट्री में ये बिजनेस करती है उस कंट्री में, जैसे अभी आप सुने होंगे कभी न्यूज में कि एप्पल जो है अपना फैक्ट्री इंडिया में सेटअप कर रहा है और उसको एक्सपैंड भी कर रहा है। तो एप्पल इंडिया की कंपनी नहीं है। एप्पल शायद एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है कहाँ की कंपनी है। तो एप्पल जो है इंडिया में भी अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, अपना ब्रांचेस बढ़ा रहा है। तो ये सारी कंपनीज जो दूसरी कंट्री की होती है और अदर कंट्रीज में जाके अपना ब्रांचेस सेटअप करती है उनको क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनी इज नोन एज, अच्छा मल्टीनेशनल कंपनीज का और क्या नाम होता है? तो नोन एज ट्रांजैक्शनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस, है ना। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है।
द हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन वन कंट्री दैट इज होम कंट्री। अच्छा, हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर क्या होता है? तो ये सब कंपनी जो ना रेगुलेट जो होती है, रन जो होता है, मतलब कमांड इसको कहाँ से किया जाता है? हेडक्वार्टर से, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ होता है? तो होम कंट्री में। जैसे सैमसंग की बात करें तो कोरियन कंपनी है, तो सैमसंग का पूरा डिसीजन कि इंडिया में कितने का इन्वेस्टमेंट करेगा, प्लांट सेटअप करना है कि नहीं, फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना, कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये सब सारा डिसीजन हेडक्वार्टर में लिया जाता है। और हेडक्वार्टर कहाँ होता है? होम कंट्री में। यानी कि सैमसंग का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोरिया में, ठीक है। तो एंड इट कैरी बिजनेस इन अदर कंट्रीज, ठीक है। और जिसको हम लोग कहते हैं होस्ट कंट्री, यानी कि कंपनी जिस कंट्री से बिलोंग करता है वो होम कंट्री हो गया, और जिस कंट्री में बिजनेस कर रहा है उसको कहेंगे होस्ट कंट्री। मल्टीनेशनल कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री, जैसे कोको कोला, हुंडई, नाइकी, रीबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग, बहुत सारी कंपनीज हैं। आप ऑलरेडी सबके बारे में जानते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब चलिए कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये मल्टीनेशनल कंपनी का फीचर क्या होता है। अब देखिए, खास बात क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो। आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कंपनी का नाम जानते हैं, कंपनी के बिजनेस करने का तरीका जानते हैं। तो जब थोड़ा बहुत जानकारी है, प्रैक्टिकली आप इस चीज को देख रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है इन चीजों को समझना। तो यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इजिली इस चीज को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला फीचर कह रहा है जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। इस तरीके की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का खास बात क्या है ना, जेंट साइज होता है। जेंट साइज मतलब बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं, और चूंकि बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं, इनका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत लार्ज स्केल का होता है, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। द एसेट्स एंड सेल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज। कंपनी का सेल भी बहुत ज्यादा होता है और एसेट्स भी बहुत ज्यादा होता है। दीज कंपनी ऑपरेट इन लार्ज स्केल, their operations are so huge that sometimes their sales turnover exceed gross national product of developing country। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस कंपनीज का इतना ज्यादा टर्नओवर होता है कि किसी कंट्री का जीडीपी के बराबर हो जाता है या फिर जीडीपी से ज्यादा हो जाता है। यानी कि आप सिंपल सी बात करो, इंडिया में टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया की है, तो इंडिया का जो टीसीएस का रेवेन्यू है पाकिस्तान के जीडीपी के ऑलमोस्ट करीब है। यानी कि सिर्फ टीसीएस इतना पैसा कमाती है, इतना रेवेन्यू जनरेट करती है कि पूरे पाकिस्तान का जीडीपी के करीब है ये। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, जो किसी कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। इतने बड़े लार्ज स्केल पे काम होता है। तो आप कह सकते हैं आराम से कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है, जैसे एक्सीड्स $8 बिलियन आईबीएम का, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम आप जानते हैं, तो इनका $8 बिलियन। इंडिया की ही बात करते हैं, इंडियन कंपनी की बात करते हैं, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक जानते हैं, है ना। एचडीएफसी बैंक का 5,71,000 करोड़, 71,000 करोड़ का रेवेन्यू है। यानी कि सॉरी, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वैल्यू है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का वैल्यू इतना ज्यादा होता है कि किसी कंट्री से भी ज्यादा वैल्यू हो सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए, इंडिया से आप कंपेयर नहीं कर सकते, इंडिया, चाइना, अमेरिका बहुत लार्ज स्केल पे काम करती है। 5,71,000 करोड़ का वैल्यू है आपका एचडीएफसी बैंक का। तो आप समझ सकते हैं 5,71,000 करोड़, तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी का जो साइज होता है वो जेंट होता है और ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व होता है। दूसरा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल।
सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की बात करें तो ये जो कंपनीज होती हैं इनका कंट्रोल जो है हेड क्वार्टर से लिया जाता है, हेड क्वार्टर से कंट्रोल होता है। मतलब जो भी डिसीजन है वो सारी की सारी डिसीजंस कौन लेती है, हेड क्वार्टर। और हेड क्वार्टर जो है कंसर्न्ड पर्सन, देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे सैमसंग का हेड क्वार्टर कोरिया में, तो इंडिया में भी इसका बिजनेस है, तो इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या फिर डायरेक्टर होगा जो इंडिया की बात करता होगा, सिर्फ इंडिया के बिजनेस डीलिंग में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो इंडिया का बिजनेस देखता होगा। एक डायरेक्टर होगा या फिर एक एम्प्लॉय होगा जो अमेरिका का बिजनेस डील करता होगा। मतलब इंडिया का पूरा बिजनेस का हैपनिंग कौन करेगा, वो बंदा करेगा जिसको इंडिया का इंचार्ज दिया गया, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे अंडर में पूरा इंडिया का बिजनेस है सैमसंग का, तो हम डिसीजन जो लेंगे हेड क्वार्टर से पूछ के लेंगे, हेड क्वार्टर जो भी बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इनडायरेक्टली आप देख पा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, हेड क्वार्टर। So the branches of multinational company are spread in different countries and controlled and managed from headquarter located in home country, है ना। All the branches operate within the policy framework framed by headquarter। और जितनी भी ब्रांचेस हैं वो हेडक्वार्टर के बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन, बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के अधीन ही काम करता है, ठीक है, एकदम आसान है। नेक्स्ट है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी। एक और फीचर क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी ना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और साथ ही साथ ना देखो दो तरीके से प्रोडक्शन होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप अपने बिजनेस में लेबर के द्वारा काम ज्यादा करवाते हैं और मशीन का यूज कम करते हैं तो आप हो गए लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जैसे इंडिया के जो फार्मर होते हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, मगर फॉरेन के फार्मर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। वो लोग बड़ा बड़ा मशीन रखते हैं और अकेले बड़ा बड़ा हेक्टेयर में खेती कर लेते हैं, तो उनको कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो यूज कर रहे हैं। पर इंडिया में क्या होता है, लोग मिल के काम करते हैं, लोग खेत जोतते हैं फिर उसके बाद उसमें धान रोपते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में लेबर इंटेंसिव ज्यादा फोकस किया जाता है। तो उसी तरीके से वैसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करती है, जो मशीन का यूज ज्यादा करती है, उनको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और मल्टीनेशनल कंपनी का खास बात क्या होता है कि ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है। तो द मल्टीनेशनल कंपनी मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर सप्लाई ऑफ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, है ना, इनोवेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे अमेजोन की बात करो, अमेजोन क्या है, इंटरनेशनल कंपनी है और कहीं ना कहीं आप देखते हो कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं कभी भी आपको कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इतना सिस्टमैटिक काम किया जाता है कि आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, जो कलर ऑर्डर किए वही आपको मिल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, है ना। आपको चाहिए था कुछ और, मिला है कुछ और, कलर कुछ और ऑर्डर किए थे, मिला है कुछ और। कभी कभी एक आध परसेंट तो चांसेस होता है मगर ना के बराबर। तो ऑल बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। ये सब कंपनीज का खास बात क्या होता है कि ये लोग अपने मार्केट को ना एक्सपैंड करते हैं अदर कंट्रीज में, तभी तो इन लोग को मल्टीनेशनल कंपनी बोल रहे हैं, है ना। देखिए क्या है, ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सेलेंट मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंग का स्किल बहुत अच्छा होता है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होता है इन कंपनीज के पास, तो मल्टीनेशनल कंपनी हैज एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। इट इज एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, है ना। चूंकि रिसोर्सेज ज्यादा है, मार्केटिंग स्किल ज्यादा है, इनोवेटिव आइडियाज है, प्रोडक्ट है, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल है, तो इसलिए ये अदर कंट्रीज में अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री।
It has its branches, factory, offices in several countries. It operates through network of branch and subsidiaries in host countries, है ना। और होस्ट कंट्रीज में क्या करते हैं, अपना ब्रांचेस सेटअप करते हैं, अपना फैक्ट्री सेटअप करते हैं और वहां पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। आई होप कि आपको क्लियर होगा। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी मतलब ये मल्टीनेशनल कंपनी का इतना ज्यादा रिसोर्सेज होता है, मार्केटिंग स्किल्स होता है, टेक्नोलॉजी होता है कि वो अदर कंट्री में भी जाके अपना वर्चस्व बना लेते हैं और बिजनेस को डेवलप कर लेते हैं और वहां के लोकल कंपटीशन को भी इजिली फेस कर लेते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोपॉलिस्टिक पावर। ओलिगोपॉलिस्टिक पावर क्या होता है ये समझिएगा जरा। देखिए जब आप लार्ज स्केल पे काम करने लगते हो ना, तो पावर जो है वो वेरी फ्यू हैंड पे आ जाता है। जैसे आज के डेट में आप देखिए, जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो जियो, एयरटेल और आइडिया वोडा और बीएसएनएल, बस 4 ऑप्शन ही है आपके पास। पहले यूनिनॉर, एयरसेल, एमटीएस, वर्जिन मोबाइल, बहुत सारी नेटवर्क एजेंसीज थी, टाटा डोकोमो था, बहुत सारा एजेंसी था जो कि आपको सर्विसेज देता था। ठीक है, तो कंपटीशन बना हुआ था। मगर आज के डेट में आप देखिए, जियो इस तरीके से मार्केट में खलबली मचा दिया कि जितने भी छोटे छोटे व्यापारी थे गायब हो गए, छोटे छोटे जितने भी इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी टेलीकॉम इंडस्ट्री के, वो गायब हो गए। अब मात्र 4 कंपनी बचा, सरकारी बीएसएनएल जिसपे किसी को भरोसा नहीं है, आइडिया वोडा, आइडिया और वोडा को मर्ज करना पड़ा तब वो बचा, अदरवाइज वो भी नहीं बचता। अगर आइडिया और वोडाफोन आपस में मर्ज नहीं करते तो ये कंपनी भी नहीं बचता। एयरटेल कैसे कैसे करके बच गया क्योंकि वो मार्केट का दिग्गज था तो वो बच गया, और जियो तो है ही। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करता है ना, अपने कॉम्पिटिटर को हटाने का कोशिश करता है और वो वर्चस्व अपना बना के रखना चाहता है। छोटे इन लोग क्या करते हैं, कंपनी ना बड़े बड़े कंपनीज को खरीद भी लेते हैं। जैसे आप बात करें फ्लिपकार्ट की, है ना, तो फ्लिपकार्ट का सेल हो गया। बताओ फ्लिपकार्ट को कौन बेचा, फ्लिपकार्ट किसके साथ डील किया अपना, है ना। आपको याद होगा वॉलमार्ट, वॉलमार्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिटेलर कंपनी है। वॉलमार्ट एक कंपनी है अमेरिका की। जैसे इंडिया में बिग बाजार है ना, वैसे ही अमेरिका में वॉलमार्ट है। और वॉलमार्ट का इंडस्ट्री फैक्ट्री बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो वॉलमार्ट इंडिया में भी एंट्री करना चाह रहा था। अब वॉलमार्ट देखा कि सबसे पहले तो ऑनलाइन का क्रेज बहुत ज्यादा है इंडिया में आज के डेट में, तो क्यों ना पहले हम ऑनलाइन उतरे। और ऑनलाइन में उतरने से पहले वॉलमार्ट क्या किया, फ्लिपकार्ट को ही खरीद लिया कि चलो भाई फ्लिपकार्ट को खरीदने से क्या होगा, एक मेरा कॉम्पिटिटर खत्म हो जाएगा और मुझे बना बनाया मार्केट मिल जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के पास इतना रिसोर्सेज होता है कि वो लोग अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटा देते हैं और अपना डोमिनेंट पोजीशन बना लेते हैं, है ना, अपना डोमिनेंट पोजीशन बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसको कहते हैं ओलिगोपॉलिस्टिक पावर। तो वैसी कंपनीज जो डोमिनेंट पोजीशन हासिल करने का कोशिश करती है उनको कहेंगे कि वो लोग ओलिगोपॉलिस्टिक पावर हासिल कर रही है। तो ओलिगोपॉली मींस पावर इन फ्यू हैंड, फ्यू कंपनी ओनली, फ्यू कंपनी के पास है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लो, ठीक है, ड्यू टू देयर जेंट साइज मल्टीनेशनल कंपनी ऑक्यूपाई अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट, है ना। जेंट साइज के कारण क्या होता है ना, मल्टीनेशनल कंपनी अपना डोमिनेंट पोजीशन बना लेते हैं। दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म टू एक्वायर ह्यूज पावर। देखिए ये पॉइंट जो बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म टू एक्वायर ह्यूज पावर। वो लोग क्या करते हैं, अदर फर्म को टेक ओवर कर लेते हैं। टेक ओवर मतलब खरीद लेना। तो अपने कॉम्पिटिटर को ही खरीद लिया, कहानी खत्म, मार्केट में कंपटीशन गायब, है ना। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर जानते हैं, जो आपका लक्स साबुन इसी का आता है, एक्वाइड टाटा ऑयल मिल्स को खरीद लिया, पॉन्ड्स इंडिया को खरीद लिया, है ना। अब जैसे बाबा रामदेव की बात करें, बाबा रामदेव भी मल्टीनेशनल कंपनी, पतंजलि मल्टीनेशनल कंपनी है,
अमेरिका में भी इसका बिजनेस है, रसिया में भी इसका बिजनेस है, बहुत सारे कंट्रीज में इनका बिजनेस फैला हुआ। तो आप न्यूट्रीला सोयाबीन जानते हैं, रुचि कंपनी का आता है, बाबा रामदेव उसको खरीद लिए। बाबा रामदेव को सोयाबीन बेचना था तो डायरेक्ट रुचि कंपनी जिसके अंडर में न्यूट्रीला सोयाबीन आता है उसी को खरीद लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, इनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर को ही खरीद के कंपटीशन खत्म कर देते हैं। ठीक है, ना कॉम्पिटिटर रहेगा ना कंपटीशन होगा, है ना। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन। अब देखिए, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी का खास बात क्या होता है कि ये लोग प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत अच्छा करते हैं। तो प्रोडक्ट इनोवेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, कंपनी के पास इतना ज्यादा रिसर्च के लिए पैसा होता है ना, कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहती है। कंपनी कुछ ना कुछ हमेशा डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च करना, देखते हो आप बहुत सारी जितनी भी एमआई है ना, Xiaomi हो गया, एमआई हो गया, ओप्पो हो गया, ये सब कंपनी क्या करती है, दुनिया भर का प्रोडक्ट लॉन्च करते रहती है, क्योंकि ये लोग रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे बहुत खर्च करते हैं और न्यू प्रोडक्ट रेगुलरली लॉन्च करते रहते हैं, है ना। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करना, हाई स्पीड देना, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके उसके कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेचना, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ना इनोवेटिव होता है और करेंट सिनेरियो को ध्यान में रखे कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन करती है। ठीक है, तो these enterprises have highly sophisticated research and development department. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा होता है। इंगेज्ड इन टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। एंड सुपीरियर डिजाइन फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और डिजाइन भी तगड़ा, एकदम परफेक्शन के साथ काम होता है इस तरीके की कंपनीज में। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो है लार्ज स्केल पे इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करती है। नेक्स्ट कह रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। किसी भी कंपनी की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, तो इनका जो मार्केट का स्ट्रेटजी जो होता है वो बहुत तगड़ा होता है। ये कभी शॉर्ट पीरियड के लिए जल्दी बात ही नहीं करते हैं, जब भी हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब भी बात करेंगे तो लार्ज स्केल की बात करेंगे। शॉर्ट पीरियड को भी ध्यान में रखते हैं पर लार्ज स्केल पे बात करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, बल्क में काम करते हैं। तो दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग। मार्केटिंग कहने का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट का ऐड करना। आप देखते हो कि कंपनी लाखों करोड़ों रुपया ऐड पे खर्च कर देती है। ठीक है, जैसे थम्स अप का ऐड कौन करता है, सलमान खान, बस एक घुट मारा। पेप्सी का ऐड कौन कर रहा है, अभी आई थिंक सलमान खान ही कर रहा है। फिर माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन, यार यहाँ से वहां उछला दे रहा। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करना। दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल इन शॉर्ट पीरियड। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव, है ना। और एडवर्टीजमेंट का जो तरीका रहता है इनका, मार्केटिंग का जो तरीका रहता है, सेल्स प्रमोशन का जो टेक्निक रहता है, वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव होता है और लार्ज स्केल पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है। और खास बात जानते हो, कस्टमर्स को जो चीज का जरूरत नहीं भी होता है वो लोग मार्केटिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके आपको बेच देते हैं, आपको नीड जनरेट कर देते हैं जबरदस्ती का। जैसे ऑडोनिल बाथरूम में यूज होता है, तो ऑडोनिल का एक ऐड आया था, आप लोग शायद देखे होंगे, कि कंपनी कह रहा है कि एक ऐड में दिखला रहा था कि किसी दूसरे के वॉशरूम को यूज किया एक बंदा, और उसके बाद बाहर निकलने के बाद बोल रहे हैं कि वॉशरूम में ऑडोनिल नहीं था, तमीज नाम की चीज नहीं है। मतलब जबरदस्ती का नीड क्रिएट कर रहे हैं कि वॉशरूम है तो ऑडोनिल रहना चाहिए, सुगंधित रहना चाहिए वॉशरूम। ठीक है, कि वहीं बैठे रहे, बात समझे। तो इस तरीके का स्ट्रेटेजी ये लोग फॉलो करते हैं ताकि कस्टमर के अंदर में नीड जनरेट हो जाए। आप कोई भी टीवी ऐड देखो,
आपको लगेगा कि हाँ इस चीज का जरूरत है हमको, जबकि जरूरत अगर नहीं भी है तो काम चल जाएगा। फॉरेन कोलेबोरेशन, सबसे खास बात क्या है कि इन कंपनीज का कोलेबोरेशन फॉरेन कंपनीज के साथ भी होता है। फॉरेन कोलेबोरेशन कहने का मतलब, फॉरेन कोलेबोरेशन मतलब फॉरेन की कंपनी के साथ मिलके टाई अप करके काम करती है ना। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेस यूजुअली इंटर इनटू एग्रीमेंट विथ इंडियन कंपनीज पर्टेनिंग टू सेल ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, इंडियन कंपनीज के साथ भी मिलके काम करती है। जैसे कोलेबोरेशन कहने का क्या मतलब होता है, कोलेबोरेशन मतलब होता है मिलके काम करना। अब दो विदेशी कंपनी मिलके काम कर रहे हैं इंडिया में, उसको भी फॉरेन कोलेबोरेशन कहेंगे। या फिर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आया और इंडिया में मिलके काम कर रहा है, इंडियन कंपनी के साथ मिलके काम कर रहा है, इसको भी फॉरेन कोलेबोरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज ऑफ ब्रांड नेम, ये सब बहुत इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सेफगार्ड मस्ट बी केप्ट इन माइंड, इंश्योर इफेक्टिव रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन होस्ट कंट्री लाइक इंडिया। अगर बात करें सेफ्टी मेजर्स की, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आ रहा है तो इंडिया को कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर लेना चाहिए कि वो विदेशी कंपनी इंडिया में ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना करे, मतलब किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए और वो कंपनी कंट्रोल में रहे। तो मल्टीनेशनल कंपनी शुड बी अलाउड टू इंटर इन हाई टेक इंडस्ट्री ओनली, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन एंड फार्मास्यूटिकल्स, है ना।